नमस्कार। यूट्यूब क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। हम राजनीतिक भूगोल के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आज के पूर्व के वीडियो के अंदर हमने सीमा और सीमांत विषय को समझने की कोशिश की। हमने दोनों जो सीमा और सीमांत को विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो परिभाषाएं हैं उनके आधार पर समझने की कोशिश की। सीमांत का विकास और सीमांत के प्रकार, उन सब के ऊपर हमने चर्चा की। साथ ही मैंने आपको सीमा और सीमांत के अंदर जो अंतर देखने को मिलता है, जो कि परिभाषा के आधार पर, उसके विषय क्षेत्र के आधार पे, उस के ऊपर हमने चर्चा की। और मैंने आपसे पूर्व वीडियो में कहा था कि दोनों के अंतर के ऊपर जो एक स्लाइड है वो भी मैं आप लोगों को शेयर करूँगा। तो अभी हम आज की वीडियो के अंदर सीमा के ऊपर विस्तृत चर्चा करें, उससे पहले सीमा और सीमांत के मध्य जो अंतर पाया जाता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। हमने कहा था कि सीमा और सीमांत में जो अंतर होता है, तो जो सीमांत होता है वो बहिर्मुखी होता है। और हमने ये भी कहा कि जब उसको परिभाषित किया था कि एक आउटर पार्ट में एक एरिया होता है, चौड़ाई लिए हुए होता है। तो जो अंतर जो किए उसमें सबसे जो मुख्य विद्वान थे वो क्रिस्टोफ तथा मूडी थे। और उन्होंने कहा कि जो सीमांत जो होती हैं वो बहिर्मुखी होती हैं, जबकि जो सीमा होती है वो अंतर्मुखी होती है, जो कि उस क्षेत्र को, जिसके ऊपर किसी क्षेत्र की संप्रभुता सुनिश्चित होती है, उसको सीमित वो करते हैं। एक पीसफुल एरिया होता है, क्योंकि जो सीमांत एरिया जो होता है वो बहिर्मुखी होने के कारण दो अलग अलग राज्यों के बीच में हमेशा ही एक तनाव की स्थिति लिए हुए रहता है। दूसरा अंदर की केंद्र पसारी बलों की अभिव्यक्ति होती है सीमांत से, केंद्राभिसारी यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज, जबकि सीमा की जो बात होती है वो सेंट्रीपेटल या केंद्राभिसारी बलों की ओर अभिव्यक्त करती है। सीमांत समेकन का काम करती है, जबकि यानी कहीं न कहीं मैंने कहा था जो सीमांत जो होता है, जो चौड़ाई लिए हुए होता है, जिसके अंदर एक क्षेत्रफल भी होता है, वो दो विभिन्न संस्कृतियों के संक्रमण का क्षेत्र भी होता है। यानी वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो ए राज्य या बी राज्य दोनों की अभिव्यक्ति करता है। तो ये एक समेकनकारी कारक के रूप में सीमांत को जाना जाता है, जबकि सीमा एक स्पष्ट रेखा होती है, एक ज्योमेट्रिक लाइन होती है, जो दो राज्यों की संप्रभुता को, उनकी शक्तियों को, व्यवस्थाओं को बिल्कुल अलग करती है एक दूसरे से। चौथा पॉइंट जो है, भौगोलिक प्रदेशों के बीच भौगोलिक संक्रमण होता है। ये मैंने आपको इसमें भी स्पष्ट किया। यह उत्पत्ति और प्रक्रिया में राजनीतिक होता है। राजनीतिक निर्णयों के आधार पर, समझौतों के आधार पर, सम्मेलनों के आधार पर, या विभिन्न पंचाट के माध्यम से जो राजनीतिक सीमाएं होती हैं वो नीतिगत आधार पे एक लीगल अथॉरिटी लेती हुई स्पष्ट रूप से दो राजनीतिक जो क्षेत्र होते हैं उनको अलग करती है। सीमांत जो होते हैं वो क्षेत्रीय प्रकृति की, यानी कि इसके अंदर एरिया होता है, जबकि जो सीमा होती है वो एक रेखा के रूप में होती है। सीमांत प्राकृतिक होते हैं, जबकि जो सीमा होती है वो कृत्रिम होती है। यहाँ आप कह सकते हो कि भी ये कृत्रिम है और ये प्राकृतिक है। तो आपसे पहले ही कहा था कि एक तरह से सीमांत वो एरिया होते हैं जो अगम्य क्षेत्र होते हैं। प्राकृतिक दृष्टिकोण से वो एक तरह से विलक्षणता प्रदान करते हैं, सामान्य जीवन के लिए एक अनुकूल स्थिति लिए हुए नहीं होते हैं, और उस कारण से उस एरियाज को, उन क्षेत्रीय इकाइयों को सीमांत के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है, जो विभिन्न राजनीतिक इकाइयों को पृथक करती है। लेकिन वहाँ पर सांस्कृतिक संक्रमण, राजनीतिक संक्रमण की स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। ये जो सीमांत होती हैं वो भूत को परिलिष्ट करती हैं, उसको स्पष्ट करती हैं, उसकी वस्तुस्थिति को स्पष्ट करती है। जबकि वर्तमान स्थिति की हम बात करें तो मैंने आपसे कहा था कि सीमांत की जो चरम परिणति होती है वो सीमा के रूप में परिवर्तित होने की होती है। यानी सीमांत पहले होगा और जो सीमा का जो निर्धारण होगा वो बाद में होगा। इसलिए सीमा वर्तमान स्थिति को स्पष्ट करती है, जबकि जो सीमांत होता है वो भूतकाल को स्पष्ट करते हैं। सीमांत भौतिक, भाषाई, धार्मिक या नृ जातीय सीमांत स्थानांतरित नहीं होते। इस क्रियाओं और विशेषताएं बदल सकती है, किंतु ये अपने स्थान पर ही रहती हैं। यानी ये हो सकता है कि जो सीमांत एरिया होता है वो एक निश्चित एरिया के अंदर जो भी वहाँ पर जो लोग रहते हैं, जिनका धार्मिक दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है, भाषाई विविधता हो सकती है, वो वहीं पे स्थित होता है, वो स्थानांतरित नहीं होता।
आप किसी भौगोलिक क्षेत्र को उठा के दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। तो सीमांत के साथ भी वही स्थिति है, जबकि जो रेखाएं होती हैं, जो सीमा जो एक रेखा के रूप में काम करती है, उसके अंदर विभिन्न राजनीतिक समझौतों के आधार पर उसकी स्थिति के अंदर परिवर्तन किया जा सकता है। और ऐसा कई बार हुआ भी है कि दो विभिन्न राज्यों के बीच समय समय के ऊपर सरकारों के बदलने के साथ साथ राजनीतिक जो निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के बदलने के साथ साथ सीमाओं के निर्धारण में भी बार बार परिवर्तन हुए हैं। तो इस तरह से सीमा और सीमांत के अंदर ये मुख्य अंतर है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आए। अब आज हम जो बात करेंगे, अब विस्तृत रूप से हम सीमा की बात करेंगे, क्योंकि सीमांत के बारे में हम बात कर चुके। अब सीमा किसे कहते हैं उसकी भी हमने बात की है। जैसे कि यहाँ स्लाइड, सबसे पहली स्लाइड जो आपके पूर्व के वीडियो में मैंने आपसे शेयर की थी और स्पष्ट कहा था कि किसी राज्य की संप्रभुता को अलग करने वाली, स्पष्ट करने वाली जो रेखा होती है वो सीमा कहलाती है। अब सीमाओं का जो विकास किस तरह से होता है, ये एक जानने का विषय है कि तीन तरह की जो सीमाओं का विकास होता है, एक स्वेच्छाकारी प्रक्रिया के द्वारा, एक विकासवादी प्रक्रिया के द्वारा और एक पंचाट की प्रक्रिया के द्वारा। स्वेच्छाकारी की जो प्रक्रिया होती है, इसके अंदर जो भी शक्तिशाली जो राज्य होता है उसके द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होता है। जिन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण किया गया है उन क्षेत्रों की जो भूमिका होती है वो एक तरह से सक्रिय भूमिका नहीं होती, उसके ऊपर वो इम्पोज कर दिया जाता है, थोप दिया जाता है। तो उस तरह की जो स्वेच्छाकारी जो प्रक्रिया के द्वारा जो सीमाओं का निर्धारण किया, वो औपनिवेशिक काल के अंदर, चाहे वो ब्रिटिशर्स हो, चाहे वो पुर्तगीज हो, इन सब लोगों ने, चाहे अफ्रीका के अंदर देख लीजिए या एशिया महाद्वीप में देख लीजिए, इन्होंने अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति के हिसाब से जो राजनीतिक जो सीमाएं थी उनका निर्धारण किया था। अब उनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था, लोगों की उसमें सहभागिता नहीं थी, स्थानीय जो संसाधन थे, सांस्कृतिक स्वरूप था, भाषाई स्वरूप था, उसमें उस चीज़ का ध्यान नहीं रखा जाता। इसलिए इस प्रक्रिया को स्वेच्छाकारी की प्रक्रिया कहते हैं। दूसरी है विकासवादी प्रक्रिया। ये एक आदर्श स्थिति को दिखाती है जिसके अंदर जो सीमाएं होती हैं उनका निर्धारण एक स्पष्ट प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। जब भी कोई सीमा के निर्धारण की बात होती है, जो दो राज्य होते हैं उन दो राज्यों के बीच में जो मतभेद हैं उन मतभेदों को दूर करने के लिए और उनका डिमार्केशन करने के लिए उन दोनों राज्यों के अंदर बात की जाती है। तो जो विकासवादी प्रक्रिया है उसके अंदर तीन प्रक्रियाओं के द्वारा जो सीमा है उसका निर्धारण किया जाता है। पहली जो प्रक्रिया है वो समझौते के आधार पर, उसको मानचित्र के ऊपर उसको दिखाना, फिर उसको वास्तविक धरातल पर उसका डिमार्केशन करना। तो ये जो चीज़ें हैं वो एक विकासवादी प्रक्रिया के अंदर तीन अलग अलग चरणों के अंदर संपन्न होती हैं। समझौता वार्ता, आपसा समझौता, जब भी कोई विषय आता है दो लोग बैठते हैं, बात करते हैं, अपने अपने जो इश्यूज हैं उनको रखते हैं और उसके बाद उसको स्वीकार्यता की स्थिति में, एक बार में ऐसा नहीं होता कि दो लोग बैठ गए, जैसे अभी भारत और चीन की बात करें तो अलग अलग स्तर पर, सैनिक स्तर पर, फिर आपके जो राजनीतिक स्तर पर, शीर्ष नेतृत्व के ऊपर जाके भी राजनीतिक सीमाओं के ऊपर चर्चा होती है। वो प्रक्रिया अभी भी चल रही है चीन और भारत के बीच में। तो जब आम समझौते पे चले जाते हैं, आपके एक दोनों जो राज्य होती हैं उनकी किसी बिंदु पे जाकर जब सहमति हो जाती है, तब वहाँ कोशिश की जाती है कि वहाँ पर जो भौगोलिक निर्देशांक हैं जिनको हम सीमा के रूप में निर्धारित करना चाहते हैं, वो चाहे पर्वत शिखर भी हो सकता है, वो वाटर डिवाइडर जल विभाजक भी हो सकता है, नदी की मुख्य धारा भी हो सकती है, तटरेखा हो सकती है, दर्रा सांस्कृतिक भूदृश्य का प्रारूप हो सकता है, अक्षांश या देशांतर रेखाओं को भी उसका आधार बनाया जा सकता है। तो एक बार समझौता हो जाए, दोनों राज्यों के बीच के अंदर सहमति बन जाए, तो उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाती है। दूसरी जो स्थिति आती है, इसको फर्स्ट स्थिति को जो समझौता वार्ता, इसको एलोकेशन की प्रक्रिया कहते हैं। दूसरी वास्तविक मानचित्र के ऊपर जो भौगोलिक निर्देशांक थे उनको मैप के ऊपर दिखाना और उस मैप के ऊपर उनको दिखाकर जो भी स्केल होगा, हमें पता है कि इस तरह के जो स्केल्स होते हैं वो वृहद मापक पर बनाए जाते हैं, उनके ऊपर जो भी निर्देशांक थे जिनको हमने आइडेंटिफाई किया, जो माउंटेन हो, रिवर हो, या कोस्टल लाइन हो, या लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स हो, तो उनको उन निर्देशांकों को मानचित्र पर स्थानांतरित कर दिया जाता है और उसको इस प्रक्रिया को परिसीमन की प्रक्रिया कहते हैं और इसमें दोनों जो राज्य होते हैं उनकी सहमति होती है।
तीसरी और अंतिम जो प्रक्रिया होती है उनका धरातल पर उनका संरक्षण करना, डिमार्केशन करना। अब यहाँ आपसे मैं बात करना चाहूँ, जैसे मैं बार बार आपको भारत और चीन का उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि तात्कालिक स्थितियों में वो सीमा रेखा को स्पष्ट करने में बेस्ट उदाहरण है। भारत और चीन के अंदर जो है वो मैकमोहन रेखा है। हमने वार्ता भी किया, समझौते भी किए। वो समझौते जब किए गए थे वो ब्रिटिश टाइम पीरियड में किए गए थे। हो सकता है कि उसके अंदर दोनों राज्यों की सहमति ना हो या वो अध्यारोपित रही हो, लेकिन उसको उस समय स्वीकार कर लिया गया था। मानचित्र के ऊपर उसको जो भी भौगोलिक निर्देशांक थे वहाँ पर उनका जो निर्देशकों का स्थान भी निर्धारित कर दिया, लेकिन वास्तविक धरातल पर मैकमोहन रेखा का डिमार्केशन नहीं किया गया। डिमार्केशन का मतलब आपके जो मानचित्र पर अंकित सीमा पर शुद्धतापूर्वक धरातल पर उसको संरक्षण करना, वहाँ पर चाहे वो पिलर के द्वारा कीजिए या आप कटीले तार लगाइए, जैसा कि हम हमारी रेड क्लिफ वाली जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में, वहाँ पर हमने स्पष्ट तारबंदी कर रखी है। आपके जो एलओसी वाला जो एरिया है भारत और पाकिस्तान के बीच में, वहाँ पे हमने जो सीमा स्तंभ के रूप में हमने वहाँ पे किया है। तो इस तरह का जब डिमार्केशन नहीं किया जाता तब वहाँ पर राजनीतिक सीमाओं के ऊपर विवाद की स्थितियाँ बनी रहती हैं। लेकिन इस प्रक्रिया के द्वारा हम राजनीतिक सीमाओं का निर्धारण करते हैं, एलोकेशन, डिलिमिटेशन और डिमार्केशन। अब एक जो प्रक्रिया होती है, ये तो एक विकासवादी प्रक्रिया होगी जिसको वैश्विक स्तर पर सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया। कई बार पंचाट के माध्यम से, एक समूह के माध्यम से, एक लोगों का एक ग्रुप होता है जो पंचाट के रूप में, पंचायत के रूप में काम करता है, और उनके द्वारा जब सीमाओं का निर्धारण किया जाता है। जब दो राज्य खुद निर्णय नहीं ले पाते तो कई बार बाहरी लोगों का हस्तक्षेप भी किया जाता है, और जैसे हम गाँव में कहते हैं पंच पटेल के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है, उस तरह के जो निर्णय लिए जाते हैं वो पंचाट प्रक्रिया के द्वारा। अब इस तरह का उदाहरण भी हम अलग अलग जगह में देखने को मिलते हैं। अब इसी तरह का जो उदाहरण है पंचाट के द्वारा, जो कच्छप रण के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण किया गया था, जो सरक्रिक वाला जो एरिया है जो गुजरात में स्थित है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में वर्तमान में भी राजनीतिक सीमा विवाद के रूप में बना हुआ है, तो उसका निर्णय पंचाट के द्वारा लिया गया। और आपके जो रेड क्लिफ जो पंचाट है, जो भारत और पाकिस्तान को सर साइकिल रेड क्लिफ के द्वारा पंचाट के द्वारा निर्णय लिया गया था, लेकिन वहाँ पर वर्तमान में किसी तरह का जो सीमा संबंधी विवाद रेड क्लिफ के मामले में अभी नहीं है। लेकिन कच्छप रण का जो एरिया है, जो सरक्रिक वाला जो एरिया है, वहाँ पर अभी भी इस तरह के जो राजनीतिक सीमाओं से जुड़े हुए मुद्दे बने हुए हैं। इसी तरह की स्थिति जो अर्जेंटीना और चिली के मध्य जो पर्वतीय सीमा का निर्धारण किया गया था, उसके अंदर किंग एडवर्ड सप्तम के पंचाट के निर्णय को आधार बनाया गया था। तो ये तीन अलग अलग जो सीमाओं के विकास की प्रक्रियाएं हैं, स्वेच्छाकारी, विकासवादी और पंचाट। विकासवादी प्रक्रिया को हमने पुनः तीन भागों में समझौता, वास्तविक मानचित्र और धरातल पर संरेखण की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। अब इन राजनीतिक सीमाओं के बाद इन राजनीतिक सीमाओं का वर्गीकरण, क्योंकि अलग अलग जगह पे जो अलग अलग तरह की राजनीतिक सीमाओं का निर्धारण किया गया, अलग अलग आधारों पे जो निर्धारण किया गया, उसके आधार पर हम मुख्य रूप से जो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं होती हैं उनको तीन वर्गों में वर्गीकृत करते हुए उसका अध्ययन करते हैं। पहला जो है वो है कार्यात्मक या जननिक वर्गीकरण, दूसरा ज्यामितीय वर्गीकरण, तीसरा भौतिक या आकारिकी, फिजियोग्राफिक या मॉर्फोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन है, और कार्यात्मक फंक्शनल या ज्योमेट्रिक क्लासिफिकेशन। तो ये तीन आधारों पे हमने जो राजनीतिक सीमाओं का जो है वर्गीकरण हमने किया। कार्यात्मक वर्गीकरण की बात करें, जननिक वर्गीकरण की हम बात करें, तो दो पड़ोसी राज्यों के बीच में जो भी कल्चरल लैंडस्केप है, सांस्कृतिक भूदृश्य है, उसके विकास संबंधों के आधार पर यह निर्णय लिया जाता है कि ये राजनीतिक सीमा का हमने निर्धारण किया, और एक तरह से ये विकासवादी जो प्रक्रिया है वो इसका आधार होती है। इस आधार पर सीमा रेखा दो पड़ोसी राज्यों के बीच सांस्कृतिक उद्देश्य के विकास के संबंधों के आधार पर किया जाता है, और ये सीमाएं दोनों राज्यों की संप्रभुता को परिभाषित, सीमांकित और अलग करती है। डिमार्केशन हो चुका है स्पष्ट रूप से, और उसको लीगली दोनों राज्यों के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। तो ये विकास की प्रक्रिया का हिस्सा है जिसके अंदर राजनीतिक सीमाओं का निर्धारण किया गया। कार्यात्मक जो सीमाओं का वर्गीकरण किया है
इसको 1936 के अंदर 1936 में हार्टशॉन ने अपना जो शोध पत्र था उस जिसका नाम था सजेशंस ऑन द टर्मिनोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज, जो कि एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन ज्योग्राफर्स में प्रकाशित हुआ, वहाँ पर उसने 4 भागों के अंदर जो कार्यात्मक जो सीमाएं हैं उनको वर्गीकृत किया। उसमें पूर्ववर्ती एंटीसीडेंट बाउंड्रीज, परवर्ती सब्सिक्वेंट अध्यारोपित सुपर इम्पोज्ड और अवशेष जो सीमाएं होती हैं, इस तरह से हार्टशॉन ने 4 भागों के अंदर, आपसे कई बार ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछा जा सकता है कि कार्यात्मक जो क्लासिफिकेशन बाउंड्रीज का किया गया तो हार्टशॉन ने कितने भागों में किया, उनका शोध पत्र का नाम क्या था। तो ये चीज़ें जो नेट की परीक्षा होती है वहाँ पूछ लिया जाता है। तो ये आपके लिए जो उन्होंने कितने भागों में बांटा, अब हम इनको एक एक का अध्ययन करेंगे, कौन सी पूर्ववर्ती है, परवर्ती है, अध्यारोपित है, तब उनको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ज्यामितीय आधार का जो वर्गीकरण होता है उसके अंदर मुख्यतः अक्षांश और देशांतर रेखाओं को भी यहाँ शामिल किया जाता है, जिनके आधार पर हम सीमा वर्ग रेखाओं का वर्गीकरण करते हैं और विभिन्न देशों के अंदर इनको आधार बनाया गया है। साथ ही जो ज्यामितीय स्ट्रक्चर होते हैं उनको, जो अफ्रीका जो देश है, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, उसके अंदर विभिन्न देशों के में औपनिवेशिक जो संस्कृतियाँ रही, औपनिवेशिक जो शासक रहे, उन्होंने इनको आधार बनाया था। भौतिक या आकारिक जो वर्गीकरण होता है, इनके प्राकृतिक सीमाओं के सहारे खींचा जाता है, इसलिए इन्हें प्राकृतिक सीमाओं कहा जाता है। यानी जो भी प्राकृतिक फिनोमिना है, जो भी प्राकृतिक दृश्यावली है, उसको वहाँ आधार बनाया जाता है। वो पर्वतीय सीमाएं हो सकती हैं, नदियों के द्वारा हो सकती है, वन हो सकता है, दलदल हो सकता है, मरुस्थल हो सकता है, इनका आधार जो समुद्री सीमा होती है वो हो सकता है। तो इन सब के आधार पर राजनीतिक सीमाओं का निर्धारण किया जाता है। तो यहाँ कार्यात्मक हो गया, ज्यामितीय हो गया, भौतिक या आकारिकी वर्गीकरण, ये 3 मुख्य भाग है जिनके अंदर बांट के हम अध्ययन करेंगे। अब हार्टशॉन के आधार पर जो 4 भागों के अंदर जो कार्यात्मक या जननिक वर्गीकरण किया गया, उसमें एक एक चीज को हम समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। पूर्ववर्ती सीमा, एंटीसीडेंट, आपने रिवर्स के बारे में पढ़ा होगा, और वहाँ पर हम अपवाह तंत्र की हम बात करते हैं, और उस अपवाह तंत्र के अंदर पूर्ववर्ती, अनुवर्ती, और इन अपवाह तंत्रों की बात करें, वो नदियाँ जिनके ऊपर जो प्राकृतिक जो दृश्यावलियों का निर्माण हुआ, पर्वतों का निर्माण हुआ, उसके प्रवाह की दिशा के ऊपर उनमें परिवर्तन नहीं हुआ और कटाव के द्वारा अपने पूर्व मार्ग का अनुसरण करती रही, उनको हम पूर्ववर्ती जो नदियां हैं उनके नाम से जानते हैं। अब यहाँ जब हम बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं तो सांस्कृतिक भूदृश्यों के विभिन्न स्वरूपों के विकास के पहले खींची जाती है। अब यहाँ एक चीज़ समझने की बात है, ये है कि यहाँ जब सीमाओं का निर्धारण किया गया है तो सीमाओं का निर्धारण पहले कर दिया गया और सांस्कृतिक जो स्वरूप है उसका विकास बाद में हुआ है। अब जैसे ये, इसको एग्जाम्पल के द्वारा हम कह सकते हैं, जैसे मरुस्थलीय जो क्षेत्र होता है, मरुस्थलीय क्षेत्र जब तक वो आर्थिक दृष्टिकोण से वहाँ पर कोई गतिविधियाँ संचालित नहीं होती तो उससे पूर्व के अंदर जो रेखाएं पहले से खींच जाती हैं, लेकिन बाद में उसके अंदर उसके अंदर कोई आर्थिक संसाधनों की खोज हुई, पेट्रोलियम, सिंचाई, तो वहाँ पर सांस्कृतिक जो वातावरण का विकास बाद में हुआ है। ठीक वैसे ही है कि आपको उस क्षेत्र का इम्पोर्टेंस पता नहीं है, लेकिन आपने उस क्षेत्र के ऊपर उसका जो डिमार्केशन जो था वो पूर्व में ही कर दिया। कल्चरल जो डेवलपमेंट है वो आर्थिक गतिविधियों के बाद में संचालित होने से हुआ। अगर हम इसको देखें तो जो नई दुनिया है, जो कि आप अमेरिका की बात कर लीजिए, जो पश्चिमी यूरोपीय देश के जो लोग नई भूमि की खोज में गए थे, जो नई भूमियों के अंदर दक्षिण अमेरिका भी है, अमेरिका भी है, तो उन क्षेत्रों के ऊपर जब उपनिवेश बनाने के पूर्व सम्मेलनों में कागज के ऊपर उसका जो सीमाओं का निर्धारण कर दिया गया, लेकिन सांस्कृतिक जो विकास जो था वो उन सीमाओं के निर्धारण के बाद में संपादित हुआ। ऐसा ही कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में भी हुआ। तो इनको हम पूर्ववर्ती सीमा के रूप में जानते हैं। दूसरी है अनुवर्ती सीमाएं, परवर्ती सीमाएं भी इनको कहते हैं, सब्सिक्वेंट बाउंड्रीज भी कहते हैं। इनको हम एंथ्रोपोजियोग्राफिक बाउंड्रीज भी कहते हैं। इसको कई बुक्स में अलग रूप से भी लिया जाता है, एंथ्रोपोजियोग्राफी, नृजातीय आधार पे। तो इनका सीमांकन जो किया जाता है वो कल्चरल डेवलपमेंट के आधार के पश्चात किया जाता है। यानी सांस्कृतिक विकास जो है पूर्व में हो गया, जबकि पूर्ववर्ती में उल्टा हो रहा था कि यहाँ पर डिमार्केशन पहले, कल्चरल डेवलपमेंट, जो कल्चरल लैंडस्केप है उनका डेवलपमेंट बाद में हुआ। यहाँ
अनुवर्ती वाले के अंदर या परवर्ती जो सीमाएं होती हैं उसके अंदर सांस्कृतिक विकास पहले होता है और उसके बाद नृजातीय और सांस्कृतिक जो डेवलपमेंट हो चुका उसके आधार पर, या चाहे वो भाषाई आधार हो सकता है, धर्म का आधार हो सकता है, उसके बाद जो सीमाएं हैं उनका निर्धारण किया जाता है। यूरोप की बात करें तो यूरोप के अंदर अधिकांश जो राज्य हैं, अधिकांश जो देश हैं, उनका जो डिमार्केशन या सीमाओं का जो निर्धारण किया गया था वो भाषाओं के आधार पर किया गया था। भारत और पाकिस्तान के लिए लीजिए, धर्म के आधार पर हुआ। बांग्लादेश और भारत की सीमाओं का जो निर्धारण था वो भी उसी का आधार पे हुआ। अरब इजराइल को ले लीजिए, यूएस और मैक्सिको को ले लीजिए। अब यहाँ अधिकांश जो भाषाएं हैं, चाहे वो जर्मन हो, फ्रेंच हो, इनका भाषाई आधार पे जो क्लासिफिकेशन हो गया। कांगो में अपने जो कांगो जो कंट्री है उसके जो प्रांत्स हैं, वहाँ के जो स्टेट्स हैं, उनके अंदर जो आदिवासी जातियों की पृथकता के आधार पे, यानी कल्चरल जो बेस है उसको लेते हुए वहाँ पर सीमाओं का निर्धारण किया गया है। तो ये चीज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब हम बात करें अध्यारोपित। ये अध्यारोपित जो सीमाएं होती हैं, जैसे मैंने कहा कि ये एक तरह से जब हमने विकास की बात की तो ये स्वेच्छाकारी के आधार पे जो भी शक्तिशाली राष्ट्र होता है वो अपने स्वयं के लिए गए निर्णय के आधार पर जो सीमाएं हैं उनका निर्धारण कर लिया जाता है। स्थानीय लोगों की सामाजिक स्वीकृति उसके अंदर ध्यान नहीं रखी जाती, इसलिए इनको हम अध्यारोपित सीमाएं कहते हैं। सांस्कृतिक भूदृश्य के विकास के पश्चात खींची गई सीमाएं हैं ये, लेकिन सांस्कृतिक और सामाजिक विभागों के अनुरूप उसका डिमार्केशन नहीं किया जाता है। यहाँ कल्चरल डेवलपमेंट हो चुका, लेकिन जहाँ उससे पूर्व की जो अनुवर्ती थी उसमें हम कल्चरल और भाषाई सभी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं। यहाँ डेवलपमेंट हो चुका, लेकिन जब डिमार्केशन किया जा रहा है तो उन चीज़ों का यहाँ ध्यान नहीं रखा जा रहा है। यहाँ पर जो स्थानीय समुदाय होती है उनकी कोई स्वीकृति नहीं ली जाती और उनके बीच के अंदर सीमाओं का निर्धारण कर दिया जाता है। अफ्रीकन देशों के साथ यही हुआ। औपनिवेशिक जो राष्ट्र थे उन्होंने यही किया, चाहे वो घाना हो, टोंगोलैंड हो, नाइजीरिया हो, सोमालिया हो। इसी कारण से आज भी सोमालिया और यहाँ पर सीमा संबंधी विवाद बने हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर इन सांस्कृतिक चीज़ों का ध्यान नहीं रखा गया। अफ्रीका की सीमाएं वार्षिक सम्मेलन में, अफ्रीका की जितनी भी सीमाएं थी उनका निर्धारण 1885 के अंदर जो बर्लिन जो सम्मेलन हुआ था उसके अंदर उसका निर्धारण कर दिया गया, लेकिन स्थानीय जो कारक थे, भाषाई, सांस्कृतिक, उन चीज़ों का ध्यान यहाँ पर नहीं रखा गया। अध्यारोपित सीमा युद्ध विराम रेखा को भी सम्मिलित किया जाता है। चाहे नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जब युद्ध होता है तो सहमति नहीं बनती है तो उसको अध्यारोपित शांति स्थापित करने के लिए ज़बरदस्ती उसके ऊपर थोप दी जाती है और उसको स्वीकार करना भी पड़ता है। उत्तरी दक्षिण जो वियतनाम में, वहाँ भी इस तरह की स्थितियाँ हुई, तो ये अध्यारोपित सीमाएं होती है। अवशिष्ट या अवशेष सीमाएं जो वर्तमान में पूर्व के अंदर सीमा के रूप में काम कर रही थी, लेकिन वर्तमान में उसका अस्तित्व नहीं है। तो आपके जर्मनी दो भागों में टूट गया, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी। बाद में इन दोनों के मध्य में एक सीमा थी, स्पष्ट रेखा, लेकिन जब दोनों का एकीकरण हो गया तो वो जो पूर्व के अंदर जो सीमा थी वो अवशिष्ट या अवशेष सीमा के रूप में रह गई। जिस सीमा की समाप्ति हो गई, जिनका राजनीतिक महत्व नहीं होता है, किंतु ये सांस्कृतिक भूदृश्यों में अभी भी स्पष्ट होती है। लोग बाग उसको हेरिटेज के रूप में स्वीकृत कर लेते हैं, लेकिन वो सीमा रेखा नहीं है। जब बड़ा राज्य छोटे राज्यों में अधिकार कर लेता है, आप ऑक्यूपाइड कर लो, तो वो जो सीमाएं समाप्त हो जाती हैं, बड़े राज्य का क्षेत्र है उसका विस्तार हो जाता है, तो पूर्व की जो सीमाएं हैं वो अवशेष के रूप में रह जाती है। चाहे वो तिब्बत और तिब्बत के ऊपर चीन के अधिकार की स्वीकृति के साथ ही, या सिक्किम की बात को चीन ने भारत में स्वीकार करने के साथ ही, जो पूर्व के अंदर चीन और तिब्बत के बीच जो राजनीतिक सीमा थी आज अवशिष्ट सीमा के रूप में रह गई है। आप 1991 से पूर्व जो यूएसएसआर था उसको आप देख लीजिए, पोलैंड और जर्मनी के पूर्व की जो सीमाएं थी उनको आप देख लीजिए, उनका डिमार्केशन दोबारा हुआ है, तो जो सीमाएं पूर्व की थी वो अवशिष्ट रूप में रह गई हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अब हम प्राकृतिक कारकों के ऊपर बात करते हैं, जिनके आधार पे जो मॉर्फोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं जिनके द्वारा सीमाओं का निर्धारण किया जाता है। तो यहाँ हम उनकी एक एक की बात करें। पर्वतीय सीमाएं, भारत और चीन सीमा वृद्ध हिमालय के शिखर की रेखा को हमने माना है, तो पर्वतीय सीमा हो गई। अर्जेंटीना चिली जो सीमा है वो पैटागोनिया के एंडीज के सहारे खींची गई है। यहाँ इसका थोड़ा हिस्टोरिकल हमने बैकग्राउंड दिया है, जिससे कि हम ये माने कि किसी भी सीमा का निर्धारण कोई एक चरण की प्रक्रिया नहीं है, एक लंबी प्रक्रिया है जो समय के साथ वापस वापस वापस
उसके ऊपर चर्चाएं, परिचर्चाएं, सम्मेलन होते हैं और एक शांति स्थापित करने की कोशिश की जाती है। यहाँ जब हम अर्जेंटीना चिली की बात करते हैं, 1881 में समझौता ही नहीं हो पाया, बात हुई। उनके जो उच्च शिखर होते हैं जल विभाजक के मध्य समेकन नहीं हो पाता है। इसी के उदाहरण आप देखिए, चीन के द्वारा पूर्व के अंदर नेपाल और भारत के बीच में वर्तमान के अंदर राजनीतिक जो संबंध है उनमें कड़वाहट की स्थिति है। कड़वाहट का आधार ये है कि वहाँ जो नदी बहती है उस नदी के मार्ग में परिवर्तन होने के कारण जो सीमा रेखा थे उसको पुनर्निर्धारण की बात की स्थितियां देखने को मिली है। तो यहाँ भी ये हो सकता है जल विभाजक के अंदर परिवर्तन हो जाए। अब ज्योग्राफिकल फिनोमेना है, उसमें डिग्रेडेशन हो सकता है, अपर्दन अपक्ष, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लैंडस्लाइड हो सकता है। तो यहाँ पर भी अर्जेंटीना चिली के बीच में जो जल विभाजक थे उनके बीच के ऊपर इनका एग्रीमेंट नहीं हुआ। फिर 1902 के अंदर 1902 में ब्रिटिश भूगोलवेत्ता सर थॉमस हॉर्जियो ने जो रेखा खींची और इसके अंदर जो एडवर्ड सेवन थे जिनको कि एक तरह से पंचाट की बात की, उनको नियुक्त किया गया और तब जाके इस सीमा का निर्धारण किया गया। और उसके लिए किया क्या गया कि जो प्लाटा दर्रा है जो चिली के अंदर स्थित है, तो वहाँ पर उसके सहारे क्राइस्ट की एक मूर्ति लगा दी गई और उसके आधार पर दोनों राज्यों की सीमाओं का निर्धारण किया गया। इस तरह के और भी उदाहरण है। प्राकृतिक पर्वतीय क्षेत्रों के आधार पर जो फ्रांस और स्पेन के मध्य जो पिरेनीज श्रेणी है, आप एटलस देखिए, आपको स्पष्ट रूप से पिरेनीज श्रेणी है वो दिख जाएगी। भारत और म्यांमार के बीच में देख लीजिए कि जो पटकोई भूम है, नागा है, मिजो हिल्स है, उनको हमने जो राजनीतिक सीमाओं के निर्धारण के अंदर आधार बनाया है। अब आप कॉन्फ्लिक्ट्स को भी ले सकते हैं कि 1914 में मैकमोहन रेखा का सीमा स्वीकार कर लिया गया लेकिन उसका डिमार्केशन नहीं हुआ। तो आज भी वो सीमा पर्वतीय जो सीमा है उसके आधार पे, उस पर्वत के आधार पर सीमा का निर्धारण किया गया लेकिन वो सॉल्यूशन अभी तक नहीं हुआ और कॉन्फ्लिक्ट के रूप में बना हुआ है। नदियों के सहारे सीमाओं का निर्धारण, ये नदियों के जो मध्य जो भाग होता है उसके आधार पर सीमाओं का निर्धारण किया जाता है। जैसे ये नदी है तो इसके मध्य के अंदर ये जो रेखा होती है ये ए और बी दोनों के मध्य में सीमा का आधार बनती है। अब यहाँ पे मानचित्र पर बनने वाली स्पष्ट स्वरूप होते हैं, ये संचार में बाधक होते हैं, नदी के मध्य रेखा को सीमा रेखा माना जाता है। अब हम उदाहरण से भी समझ लें चीज़ों को। यूएस और मैक्सिको के बीच के अंदर रियो ग्रांडे जो नदी है दोनों देशों की सीमाओं का निर्धारण करती है। आप एटलस देखिए, रियो ग्रांडे जो नदी है उसको देखिए, ये कहाँ जाके गिरती है आप ये देखिए। तो आपको बहुत सारी चीज़ें मैं बता दूंगा लेकिन आप जाके देखेंगे तो आपका एक तरह से जो एटलस है उसके प्रति आपका जो दृष्टिकोण है देखने का वो बदलेगा। फिर हम बात करें पोलैंड और जर्मनी के बीच में, तो ऑर्डर नदी है। जैम्बेजी और जिम्बाब्वे के बीच के अंदर जो जैम्बेजी नदी है तो ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यूरोप में डैन्यूब और जो राइन नदियां हैं ये बहुत सारे यूरोपियन देशों के मध्य के अंदर जो राजनीतिक सीमाएं हैं उनका निर्धारण करती हैं। तो ये नदियों के द्वारा सीमाओं का निर्धारण किया जाता है। अब वन जो क्षेत्र होते हैं वो सघन क्षेत्र होते हैं, उनको भी कई बार अगम्य क्षेत्र होते हैं, उनको भी जो राजनीतिक जो प्राकृतिक आधार है उसके अंदर सीमाओं का निर्धारण किया जाता है। फिनलैंड और रूस के सहारे या रूस लिथुआनिया के बीच में, लिथुआनिया और पोलैंड के बीच में, तो आप जाके देखिए एस्तोनिया, लिथुआनिया ये कहाँ पे हैं। तो जो आपके बाल्टिक कंट्रीज़ हैं आप वहाँ देखेंगे तो आपको बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं उनके बारे में पता चलेगा। दलदल के आधार पे बेल्जियम और नीदरलैंड के बीच में इस तरह का एरिया है जो दलदल के आधार पे सीमाओं का निर्धारण किया गया। पोलैंड पूर्व सोवियत संघ के बीच में जो प्रिपेड दलदल है, जो यूरोप का जो पूर्वी भाग है वहाँ पर प्रिपेड जो दलदल है वो देखने को मिलता है। वो भी दोनों के मध्य में सीमाओं को निर्धारित करने का आधार रहा। भारत पाक के बीच में कच्छ ऑफ रन की बात करें तो वो भी एक तरह का दलदली क्षेत्र है, उसके आधार पे भी सीमा का निर्धारण किया गया। मरुस्थल के आधार पे देख लें, सारा मरुस्थल, अरब का मरुस्थल, ओमान की सीमा का जो निर्धारण किया गया है वो मरुस्थलीय आधार को लिया गया है। झील है, ये बड़ा उदाहरण है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछा भी जाता है। तो जो कनाडा और अमेरिका के मध्य के अंदर जो वैश्विक रूप से प्रसिद्ध जो महान झीलें हैं, सुपीरियर, मिशिगन, हुरन, इरी, ओंटारियो, उनके अंदर जो सीमाओं का निर्धारण किया गया है उसका आधार ये झीलें रही हैं। इसी तरह का उदाहरण जो विक्टोरिया झील है जो इस नक्शे में हमने दिखाई है, ये विक्टोरिया झील है और जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर है। उसके उत्तर युगांडा, पूर्व में केन्या और दक्षिण में तंजानिया देश हैं
और उनकी जो सीमाओं का निर्धारण विक्टोरिया जो झील है उसके आधार पर किया गया। इसी तरह से कॉन्स्टेंस झील जो स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और जर्मनी की सीमाओं का निर्धारण करती है। यहाँ सुपीरियर मिशिगन और इसके बीच के अंदर ये जो निर्धारण है ये कनाडा और अमेरिका के बीच में इन महान झीलों के मध्य से सीमाओं का निर्धारण किया गया है। अब जो सागरीय अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं होती हैं वो भी दो विभिन्न जो देश होते हैं, राज्य होते हैं, उनका सीमा का निर्धारण किया जाता है। ये वाला जो विषय है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर आपसे अक्सर पूछा जाता है। ये 17 दिसंबर 1982 में जमैका की पोंटेंगा खाड़ी में पारित अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार सागरीय सीमा के क्षेत्राधिकार को 7 भागों में परिभाषित किया गया। तो ये आपके लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये जो यहाँ पे जो डिसीजन लिया गया जमैका के मोंटेगो खाड़ी में जो एक घोषणा की गई जो कि 1982 के अंदर, वो महत्वपूर्ण है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से आपसे पूछा जाता है। पहला, आंतरिक जल। आंतरिक जो जल होता है वो कोई भी तटीय जो क्षेत्र होता है जिसकी कटी-फटी रेखा होती है और उसके बाद उसकी जो बाहरी भाग है वहाँ तक जब रेखा खींच दी जाती है तो अंदर वाला जो पार्ट है इसको हम आंतरिक, ये वाला जो एरिया है ये इसको कलर कर दें तो ये जो एरिया है वो आंतरिक जल के रूप में जाना जाता है और ये इसकी बाहरी सीमा है, आधार रेखा आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद जो क्षेत्रीय समुद्र होता है तो ये राज्य की पूर्ण संप्रभुता होती है इसके ऊपर, इसको ऊपर इनका ये कहें कि ये एक तरह की उसकी सामुद्रिक सीमा के दृष्टिकोण से उसका संप्रभु एरिया होता है, उस राज्य जो उससे संबंधित होता है जिसकी समुद्रिक सीमा लगी होती है। तो ये आधार रेखा जो बेस लाइन है, बेस लाइन से पीछे की तरफ आंतरिक जल होता है। जैसे कि हमने आपको अभी समझाया, ये तटवर्ती क्षेत्र है, ये हमारी आधार रेखा है, ये अंदर वाला जो आंतरिक जल कहलाता है। तो यहाँ से 12 नॉटिकल माइल का जो एरिया होता है उसको हम क्षेत्रीय समुद्र के रूप में जानते हैं और जो इससे संबंधित जो देश होता है उसका पूर्ण अधिकार इसके ऊपर होता है। हाँ, ये जरूर है कि जो पड़ोसी देश होते हैं उन पर अतिक्रमण पर आपसी सहमति से एक अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का निर्धारण कर दिया जाता है। फिर आता है संलग्न पेटी जो क्षेत्रीय समुद्र होता है जो 12 नॉटिकल माइल्स है। तो यहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स से आप ये कहें कि 12 नॉटिकल माइल्स यहाँ से क्षेत्रीय समुद्र से समुद्र की ओर, तो वो एरिया संलग्न पेटी या मैं कहूँ आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल्स। और इस पेटी के ऊपर जो संबंधित जो देश होता है उसको कस्टम जो ड्यूटीज़ होती हैं वो अन्य राष्ट्रीय जो उनके जो कानून होते हैं, जो लीगल जो कानून होते हैं वो सब यहाँ पर लागू होते हैं। तो ये संलग्न जो पेटी होती है उसके ऊपर हमने बात की। महाद्वीपीय मग्न तट की बात करें तो आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल का जो एरिया होता है वो महाद्वीपीय मग्न तट के अंदर शामिल किया जाता है और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का जो पूर्ण अधिकार होता है उसके ऊपर स्थित संबंधित राज्य या राष्ट्र को होता है। मत्स्यन वाला एरिया होता है वो भी 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है वहाँ पर उस राज्य को अनुमति प्रदान की जाती है। ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ जिसको कहते हैं, तो ये जो क्षेत्र होता है ये होता 200 नॉटिकल माइल्स तक है, प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण अधिकार होता है। और ये जो यहाँ लेकिन छोटे छोटे जो वो कॉन्टिनेंट जो वहाँ पर द्वीप आइलैंड्स जो पाए जाते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ ये जो नियम है अनन्य आर्थिक क्षेत्र वाला उनके ऊपर लागू नहीं होता है। उच्च सागरीय क्षेत्र तो हमने यहाँ पे कहा पहला आंतरिक जल, दूसरा छठा वाली जो हमने बात की जो अनन्य आर्थिक जो क्षेत्र होता है वो सभी जल क्षेत्र इसके अंदर उच्च सागरीय क्षेत्र के अंदर सम्मिलित की जाती हैं। और यहाँ पर जो गतिशीलता की जो अनुमति होती है सबको रहती है। यानी फर्स्ट और सिक्स की जो एक्टिविटी होती है इसको बिल्कुल याद रख लीजिए, उच्च सागरीय क्षेत्र फर्स्ट और सिक्स को छोड़कर जितना भी जल क्षेत्र होता है वहाँ पर परिवहन के दृष्टिकोण से जो मोबिलिटी की जो अनुमति होती है वो रहती है। अब यहाँ आप आर्थिक गतिविधियाँ संचालित नहीं कर सकते लेकिन परिवहन की स्वतंत्रता की बात हमने यहाँ पर की है। अब ज्यामितीय सीमाओं की हम चर्चा करें, ज्योमेट्रिक जो है अब ये अलग अलग हैं। देशांतर रेखाओं के सहारे, अक्षांश रेखाओं के सहारे, दो बिंदुओं के मध्य निम्नतम दूरी को मिलाने वाली रेखा के सहारे,
नदी अथवा समुद्र तट से समान दूरी पर अंकित क्षेत्रों को मिलाने के आधार पे तो यहाँ देशांतरों के सारे जो खींची जाती है, ये अक्सर आपसे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इन राज्यों के बीच में कौन सी देशांतर रेखा या अक्षांश रेखा के आधार पर सीमाओं का निर्धारण किया गया है। अब यहाँ अलास्का और कनाडा जो एरिया है, अलास्का और कनाडा वाला जो एरिया है, आप इस स्लाइड में हम देखेंगे तो यहाँ अलास्का और कनाडा, अब अगर हम नक्शे में देखें तो अमेरिका का इस तरह से जो नक्शा होता है, अब यहाँ कनाडा, ये अलास्का मुख्य भूमि से अलग है लेकिन ये यूएसए का पार्ट है और ये कनाडा है। तो यहाँ पर जो देशांतर रेखा इन दोनों के मध्य में सीमा का निर्धारण करती है वो 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर के द्वारा अलास्का और कनाडा के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण किया गया है। अक्षांश के सहारे की बात करें, यूएसए व कनाडा के बीच में 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा होती है वो सीमा निर्धारण का काम करती है। 49 डिग्री नॉर्थ जो लैटिट्यूड होती है वो। उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के मध्य की बात करें तो 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है दोनों राज्यों या देशों के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करती है। उत्तरी दक्षिणी वियतनाम की बात करें तो 17 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है वो इनके मध्य में सीमा का निर्धारण करती है। ये सवाल अक्सर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि आप लोग जब तक आपका जो रिप्लाई नहीं देंगे, आप इन वीडियोज़ को देख के हम लोगों के साथ अपनी बात शेयर नहीं करेंगे, मैं देखता हूँ मुझे कोई कमेंट आप नहीं कर रहे हैं, आप जब तक कमेंट नहीं करेंगे हाँ मुझे अच्छा लगा, इसमें सुधार हो सकता है, तब तक हम उसमें सुधार की जो संभावनाएं हैं वो हमेशा बनी रहेगी। हमें आपका आउटपुट नहीं मिलता कि आप बताइए कि हाँ हमें समझ में आया, कंटेंट अच्छा था या इस कंटेंट में सुधार करने की ज़रूरत है। अब यहाँ बात करें दो बिंदुओं के मध्य हो गया नदी अथवा समुद्र तट के समान दूरी पर जो गैम्बिया की जो सीमा रेखा गैम्बिया नदी से 10 किलोमीटर की दूरी के आधार पर निर्धारित, नदी को लिया, नदी से 10-10 किलोमीटर की दूरी को निर्धारित करते हुए सीमा रेखाओं का निर्धारण। अफ्रीका संयुक्त राज्य का अमेरिका में यह बात हम पूर्व में कर चुके, उनके मध्य जो सीमा रेखाओं का निर्धारण किया गया है उसमें जो ज्योग्राफिकल या रेखात्मक चीज़ों का ध्यान रखा गया है। ये विभिन्न देशों के मध्य जो सीमा रेखाएं होती है, जैसे हम भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ या भारत और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड लाइन, तो ये जो चीज़ें हैं वहीं पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच में ओडरनीसे रेखा, जर्मनी और पोलैंड के अंदर हिंडेनबर्ग जो लाइन है वो, फ्रांस जर्मनी के अंदर मैगिनोट जो लाइन है वो इनकी जो राजनीतिक सीमाएं हैं उनको कहा जाता है। अब इनकी सीमाओं के कार्य क्या होते हैं, उन कार्यों के बारे में कि भाई सीमा करती क्या है, तो हम कहें कि भाई ये सुरक्षात्मक काम करती हैं, आपके किसी भी राज्य की संप्रभुता को सुनिश्चित करती हैं, अवरोध का दो राज्यों के मध्य के अंदर एक अवरोध का काम करती है, राज्य व्यवस्था के अभिन्न अंग के रूप में मैंने कहा था जब राज्य को हम परिभाषित करते हैं तो 3 चीज़ महत्वपूर्ण होती हैं, राज्य का क्षेत्र, वहाँ रहने वाले लोग और उसकी राजनीतिक व्यवस्था। तो ये सीमा रेखा उस क्षेत्र की जो राजनीतिक व्यवस्था होती है उसके अधिकार क्षेत्र को सुनिश्चित करती है और कानूनी कार्य यानी उस क्षेत्र के अंदर जितनी भी लीगल एक्टिविटीज जो उसके अंदर करोगे वो सारी एक्टिविटीज जो होती है लीगल होती है उस सीमा रेखा के अंतर्गत, ये सीमा रेखाओं के कार्य होते हैं। सीमा और विश्व अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करें तो स्थानीय स्तर पर सीमा रेखाओं के संबंध में विवाद होते हैं, स्थिति संबंध के रूप में विवाद हो सकते हैं, सीमाओं के कार्य संबंधी विवाद हो सकते हैं, संसाधनों के धोन के संबंध में आप इन चीज़ों का एक्सप्लेन जब भी आप किसी परीक्षा को दें, अगर आपके यूपीएससी के अंदर ये सवाल आता है, मेंस के अंदर शॉर्ट नोट आपसे लिखा जाता है कि सीमा व अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को स्पष्ट कीजिए, हमेशा आप ध्यान रखिए कि उन पहलुओं को हमेशा पहले लीजिए जिनको आप ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि हम भारत में रहते हैं, हमारे भारत पाकिस्तान से, भारत के चीन से, भारत के नेपाल से, भारत के बांग्लादेश से, भारत के श्रीलंका से, तो इन सब के आधार पर हम जो सीमा रेखाओं का जो निर्धारण है उसको हम स्पष्ट कर सकते हैं। तो और साथ ही जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज होते हैं, जो चल रहे होते हैं, उनको भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। अब एक कॉन्सेप्ट है इसी चैप्टर के अंदर, सीमा और सीमांत की जब हम बात करते हैं तो एक बफर जोन की कॉन्सेप्ट आती है। बफर जोन एक तरह से दो राज्यों के मध्य स्थित कोई राष्ट्र जो होता है उसको माना जाता है, और कहीं न कहीं इसका जो विकास जो होता है
ये कोई वह क्षेत्र जो सीमांत नहीं होता। इस दोनों राज्य इस क्षेत्र की ओर अग्रसर नहीं होते, जिसका कारण है विषम भौगोलिक दशाएं हो सकती हैं। पर्वतीय भाग हो सकता है, दलदली भाग हो सकता है, मरुस्थलीय हो सकता है। इसको हम न्यूट्रल जोन भी कहते हैं। ये शुरू में, ये जो विकास की प्रक्रिया का हिस्सा है, शुरू में निर्जन होता है, लेकिन कालांतर में यहाँ जनसंख्या रहती है। जनसंख्या के साथ साथ सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण होता है, उसके साथ उनकी राजनीतिक सीमाओं का निर्धारण होता है, उनकी संप्रभुता का निर्धारण होता है। लेकिन ये दो जो बड़े राज्य होते हैं उनके मध्य में स्थित होती है, और उन दो बड़े राज्यों के मध्य के अंदर अवरोध का कार्य करते हैं। भारत के संदर्भ में बात करें, नेपाल की स्थिति चीन और भारत के बीच के अंदर बफर स्टेट का काम करती है। भूटान की स्थिति हम देख लें तो भूटान भी चीन और भारत के बीच में एक बफर स्टेट का काम करती है। अब यहाँ यह का बफर जोन इस राष्ट्र के अधिकार में होता है। हमने कहा कि एक स्वतंत्र राष्ट्र होता है, दो बड़ी शक्तियों के बीच में स्थित हो, इसलिए ये दोनों के बीच में युद्ध के अवरोध का कार्य करता है। भूटान हो, नेपाल हो, मंगोलिया, चीन और रूस के बीच में आप देख लीजिए जो बफर राज्य होते हैं उनकी स्थितियों में परिवर्तन होते रहते हैं। स्थितियों से परिवर्तन का संबंध में विभिन्न जो दो राज्य हैं उनके साथ उनके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दृष्टिकोण से हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। ऐतिहासिक अगर हम देखें, औपनिवेशिक काल के अंदर हम देखें, पैराग्वे और ओरुग्वे में जो औपनिवेशिक शासन रहा, स्पेनिश और पुर्तगीज रहा। तो इन स्पेनिश और पुर्तगीज के बीच के अंदर ये जो दोनों राज्य थे उस समय, पैराग्वे और ओरुग्वे, वो आपके बफर स्टेट का काम करते थे। इसी तरह के थाईलैंड की स्थिति थी। थाईलैंड के जो था, इंग्लिश और जो फ्रांसीसी जो औपनिवेशिक शासक रहे उनके बीच के अंदर इन्होंने बफर स्टेट का काम किया। तो मैं आपको ये जो सीमा और जो सीमांत है उसके अंतर, सीमाओं के विकास, विभिन्न क्षेत्रों के अंदर किस तरह की जो मॉर्फोलॉजिकल है, प्राकृतिक है या ज्यामितीय है, उन सब का हमने आप जो अध्ययन किया। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, या आपको जो वीडियो पसंद आता है आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपको कोई ऑब्जेक्शन है आप मेरे को मैसेज कीजिए, और इन चीज़ों को आप निरंतर जो बुक है खरीद के इसके साथ जुड़े रहिए। आपका जो ज्ञानवर्धन है, निश्चित रूप से आप किसी भी बड़ी से बड़ी प्रतियोगी परीक्षा के अंदर जाएंगे। यूपीएससी में सवाल कई बार आता है, सीमा और सीमांत को परिभाषित करते हुए इसको स्पष्ट कीजिए, क्या वर्तमान के अंदर जो सीमांत जो होते हैं वो प्रासंगिक हैं। क्योंकि यूपीएससी जब भी कोई सवाल पूछती है तो वो उसके आपका जो दृष्टिकोण है वो महत्वपूर्ण होता है, और उस महत्वपूर्ण दृष्टिकोण को जब तक आप उन व्यवहारिक चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे, उन चीज़ों को आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो इन चीज़ों को प्रैक्टिकल, कंटेम्प्रेरी जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनमें को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों का अगर हम अध्ययन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। नमस्कार।